प्यारे छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट फिफ्थ में। मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत आप देखेंगे यूनिट फिफ्थ में जनरल एस्थेटिक एजेंट। तो सबसे पहले हम जान लें कि जनरल एस्थेटिक एजेंट क्या होते हैं। बेसिकली ये जो ड्रग्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्कआउट करते हैं। जर्नल एस्थेटिक की बात करें तो जर्नल एस्थेटिक एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, ये चेतना को गायब कर देते हैं, चेतना को और संवेदना को ये हटा देते हैं और कुछ समय के लिए क्या करते हैं, ये इसको हटा देते हैं। ऐसे एजेंट को, ऐसे ड्रग्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम जर्नल एस्थेटिक के रूप में जानते हैं और उसको जनरल एस्थेटिक के रूप में समझते हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं जनरल एस्थेटिक क्या है। जनरल एस्थेटिक जो है ये एक ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस को और आपका सेंसेशन, दोनों तरह के जो आपकी चेतना है और संवेदना है, इसको क्या करते हैं, इसका लॉस कर देते हैं ताकि सही से सर्जिकल जो सर्जरी हो सके या सही से ट्रीटमेंट इंसान का हो सके। सही से जो है कोई भी अगर ट्रीटमेंट के बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन तब होता है जब कोई सर्जरी होती है, वो चाहे पर्टिकुलर प्लेस पे हो या अनदर बॉडी के किसी पार्ट में हो, तो उसको करने से पहले जो बॉडी का जो चेतना है, जो संवेदना है, उसको पूरी तरीके से लॉस होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अगर लॉस नहीं होगा तो अनवेरिएबल पेन होगा। और दूसरी बात ये है कि ऐसे एजेंट ये क्या करते हैं, बेसिकली ये डिप्रेस करते हैं, ये अवसाद में ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी ये संवेदना को क्या करते हैं, संवेदना को जो है लॉस करते हैं। संवेदना और चेतना दोनों तरह के जो आपके जो है, जो कंडीशंस हैं उसको ये क्रिएट करते हैं जिससे जो है आसानी से सर्जिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन बन सके और सर्जरी आसान तरीके से या इजी हो सके ताकि पेशेंट को किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ये कह सकते हैं एक लाइन में कि एनेस्थेटिक का यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये दोनों इस ड्रग के माध्यम से होता है, जिससे क्या होता है, आसानी से जो है इंसान का सर्जरी हो सके, क्योंकि बिना पेन के उसको सर्जरी किया जा सके और किसी तरीके से कोई उसका प्रॉब्लम ना हो। और बातचीत करें अगर तो एनेस्थेटिक एजेंट में जनरल एस्थीसिया ये क्या करता है, बेसिकली ये कंट्रोल रिवर्सिबल डिप्रेशन है। ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट होना चाहिए जो बेसिकली क्या है, रिवर्सिबल डिप्रेशन हो, यानी वो डिप्रेस करे सीएनएस को, लेकिन एक एक पर्टिकुलर समय के बाद वो फिर से दोबारा जो है सीएनएस एक्टिवेट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो जो है बेसिकली ऐसा डिप्रेस करे कि जो कभी जो है कॉन्शियसनेस में ही कॉन्शियस में ना आए इंसान। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी संवेदनाएं, जो चेतनाएं हैं, वो फिर से कुछ समय के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद या कुछ घड़ी के बाद, 1-2 घंटे 3 घंटे के पश्चात वो क्या है, फिर से दोबारा जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए। यानी जो जनरल एस्थेटिक है वो रिवर्सिबली काम करना चाहिए, खाली एक तरफ ही काम नहीं करना चाहिए कि लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ चेतना हो गया, उसके पश्चात जो है चेतना आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में इंसान की डेथ हो सकती है। जनरल एस्थेटिक ये क्या है, ये कंट्रोल करना चाहिए रिवर्सिबल डिप्रेशन को, ठीक है। यानी ऐसा ड्रग होना चाहिए जो रिवर्सिबल हो और इसके जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली क्या है, सीएनएस को डिप्रेस करे और प्रोड्यूस करे लॉस ऑफ सेंसेशन। यानी ऐसा जनरल एस्थेटिक, ऐसे सब्सटेंस जो रिवर्सिबली डिप्रेस करते हैं किसको, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जो एक्टिविटीज़ हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उसको डिप्रेस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लॉस ऑफ संवेदना या लॉस ऑफ सेंसेशन। दूसरी बात ये है कि जो जनरल एस्थेटिक एजेंट है ये ऐसे एजेंट है जो बेसिकली इसका ये काज करते हैं एनाल्जेसिया। अब एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द। ऐसे जो, क्योंकि सर्जरी करने के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन की ज़रूरत होती है और लॉस ऑफ संवेदना की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, पेशेंट, जो सर्जरी करते समय अगर उसको होश आ जाए या उसकी चेतना जग जाए तो उसको असहनीय दर्द होगा, असहनीय पेन होगा, जिसकी वजह से वो सहन नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर चलते समय या कहीं आते जाते आपको कहीं अगर कोई छोटा सा कुछ लग जाता है पैर में, तो क्या होता है, आपका पैर ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है। दैट इज लॉस ऑफ, दैट इज द कॉन्शियसनेस एंड दैट इज सेंसेशन। अगर
किसी कारणवश ये आपका सेंसेशन लॉस हो जाए तो उस पर्टिकुलर प्लेस में आप कोई भी जो है सर्जरी कर सकते हैं, कोई भी आप उसमें जो है उसको सर्जिकल कंडीशन दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बेसिकली जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ये काज करता है एनाल्जेसिया, यानी दर्द को पूरी तरीके से लॉस करता है। और ये जो जनरल एस्थेटिक है ये क्या करता है, ये और भी काम करते हैं, जैसे एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी। ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए मेमोरी को पूरी तरीके से लॉस कर देता है, ताकि किसी व्यक्ति विशेष या जो पेशेंट है उसको सर्जरी के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ उसको याद ना रहे। लॉस ऑफ रिवर्सिबल मेमोरी, यानी मेमोरी उसकी लॉस हो लेकिन कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, ऐसा ना हो कि परमानेंट उसका मेमोरी लॉस हो जाए, उसको दोबारा कभी जो है समझ में ही ना आए क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनरल एस्थेटिक क्या करता है, बेसिकली एनाल्जेसिया, दर्द को जो है ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है ताकि सर्जरी के ड्यूरेशन में कोई दर्द ना हो। दूसरा एमनेशिया, एमनेशिया इट मीन्स रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी। ऐसा जो है आपका कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, एज पर सिचुएशन ऑफ सर्जरी, उस सर्जरी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का उसको एनेस्थेटिक एजेंट दिया गया है। वो क्या है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ समय के लिए जो है पर्टिकुलर पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाए ताकि उसको कोई भी याद ना रहे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो उसकी संवेदना है, वो कुछ समय के लिए जो है जो उसकी चेतना है वो कुछ समय के लिए जो है लॉस हो जाए। और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और जो उसकी मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। अगर मसल टाइट रहेगी तो सर्जरी कैसे होगी? अगर किसी पेशेंट का मसल बहुत ही हार्ड रहेगा, बहुत ही टाइट रहेगा, तो वो कैसे उसकी सर्जरी होगी? वो जब भी उसको करेंगे वो टाइट जो है सही से कट नहीं होगी, सही सीजरिंग नहीं हो पाएगी, और सही से उसको जब जो है जब उसको जो है टाका लगाएंगे सही से टाका नहीं लग पाएगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए क्या है, ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट हो जो लॉस ऑफ मेमोरी, रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी को अंजाम दे सके, कॉन्शियसनेस यानी चेतना को प्रोड्यूस कर सके, उसके बाद मसल को रिलैक्स कर सके, और कुछ ऑटोनॉमिक सेंसरी हैं जो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करती हैं, उनको भी पूरी तरीके से वो ब्लॉक कर सके। अगर ब्लॉक नहीं होगा तो होगा क्या, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आपके हाथ में अगर सर्जरी करना है तो आप जैसे ही आपको टच करेंगे तैसे आप हाथ हटा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल एस्थेटिक जो आपका बेसिकली जो इसका मेन मुद्दा है, जो मेन एजेंडा है, वो क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना और संवेदना को पूरी तरीके से, यानी कुछ समय के लिए उसको लॉस करना है, और रिवर्सिबल मेमोरी को भी रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कुछ समय के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति का मेमोरी भी लॉस कर देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि ऐसे एजेंट जो है क्या बेसिकली जो ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ हम करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में। बेसिकली जो जनरल एनेस्थीसिया होता है इसका यूटिलाइजेशन हम सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं। ये क्या करता है, बढ़ाता है अनकॉन्शियसनेस, यानी चेतना को क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि इंसान को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो इन द ड्यूरिंग ऑफ सर्जिकल कंडीशन, किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था आपको, जैसे आप चलते समय कभी आपके पैर में कांटा गड़ जाए तो आपका पैर ऑटोमेटिक उठ जाता है, ठीक है। और सोचिए आप जब सर्जिकल कंडीशन में अगर इंसान सेंस में रहेगा या कॉन्शियस में रहेगा, या उसकी चेतना जगी रहेगी, या संवेदना उसकी जगी रहेगी, तो वो कैसे जो है सर्जरी कैसे होगी? जैसे उसको डॉक्टर टच करेगा वो पूरा हाथ खींच लेगा अपना। इस तरीके से क्या है, वो जो है जो ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स, ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट, ये क्या है बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होते हैं, और ये इंड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं अनकॉन्शियसनेस को, यानी बेहोशी को बढ़ाते हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, और एबॉलिश करते हैं, यानी पूरी तरीके से गायब कर देते हैं किसको, पेन सेंसेशन को, पेन संवेदना को पूरी तरीके से क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। फिर उस पर्टिकुलर जगह में, उस पर्टिकुलर बॉडी में आप जो भी सर्जरी करना चाहें आप बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं, बहुत ही क्योंकि वहाँ पे पेन नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, वहाँ का सेंसेशन गायब हो जाएगा, वहाँ का दर्द गायब हो जाएगा, वहाँ का कॉन्शियसनेस गायब हो जाएगा, वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है रन नहीं करेंगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से जो है जनरल एस्थेटिक
कई सारे वर्कआउट करते हैं। बेसिकली क्या है, संवेदना और चेतना को पूरी तरीके से कुछ समय के लिए लॉस करता है और रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी को भी अंजाम देता है। कुछ समय के लिए पर्टिकुलर पेशेंट की मेमोरी भी लॉस हो जाती है। आइए और आगे देखते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आपका एनेस्थीसिया है इसका बेसिकली स्टेज क्या है। कुछ इसके पर्टिकुलर स्टेज हैं। जैसे पहला स्टेज जो है, ये 4 स्टेज में वर्कआउट करता है एनेस्थीसिया। पहला क्या है, स्टेज एनाल्जेसिया। यानी जैसे एनाल्जेसिया की कंडीशन क्या होती है, एनाल्जेसिया ये क्या करता है, कॉन्शियसनेस को यानी बेहोशी को कुछ समय के लिए और स्लीप को जो है ये क्या करता है, फीलिंग ले ऐसी फीलिंग लाता है कि इंसान कुछ समय के लिए बेहोश है और वो उसको नींद आएगी, है ना। और उसके जो है कुछ समय के कॉर्टिकल उसके जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, ताकि बहुत ही जो है आपका जो दर्द है, जो पेन है, जो सेंसेशन है, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आपका जो है सीएनएस चला जाएगा। एनाल्जेसिया, आप दर्द से आपको मुक्ति मिल जाएगी कुछ समय के लिए, जिससे आप आसानी से जो है उस पार्ट में सर्जरी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा स्टेज है वो क्या है, डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है भ्रम या कहीं पे जो है परसेप्शन हो, यानी भ्रमित हो इंसान। तो दूसरे स्टेज में क्या होता है, जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो बढ़ जाता है। कॉन्शियसनेस, एक्साइटमेंट जो है उत्तेजना को आप कम कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बस में नहीं है वो सिर्फ चलती हैं, बाकी कोई भी जो है वॉलेंट्री जो है वो नहीं चलती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी संवेदना को, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना को, एक्साइटमेंट को उत्तेजना को जो है कम करने के लिए हम डेलीरियम का इस स्टेज का यूज करते हैं। और जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं ड्यू टू द हायर सेंटर डिप्रेशन और रिस्पायरेशन इज आल्सो इरेगुलर। डेलीरियम की कंडीशन में आपका जो रिस्पायरेशन है, जो श्वसन प्रक्रिया है वो भी इरेगुलर यानी रुक रुक के श्वसन प्रक्रिया होने लगेगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो सांसें हैं जो उसकी रिदम जो है टूट जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर पे सांसें आएंगी। इस कंडीशन को, ऐसे स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेलीरियम। दूसरा जो स्टेज है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होता है, बेसिकली सर्जिकल एनेस्थीसिया में जो आप देख पा रहे हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया हम बेसिकली अनकॉन्शियसनेस यानी लॉस ऑफ जो चेतना है उसको करने के लिए और चेतना को गायब करने के लिए। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, ये पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी आपका सेंसेशन है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, ताकि आपका जो है उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई दर्द ना हो और आपको चेतना ना रहे वहाँ पे और संवेदना ना रहे, ताकि वहाँ पे सर्जरी सही से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पायरेशन इज रेगुलर बट बीपी इज एंड बीपी मेंटेन। इस जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है इस स्टेज में क्या है, आपको अनकॉन्शियसनेस और यानी आपकी जो चेतना है वो लॉस हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपके सेंसेशन है, जो आपकी जो संवेदना है वो हट जाएगी, और जो आपका श्वसन प्रक्रिया है वो रेगुलर चलता रहेगा, आपकी बीपी मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा। उसके बाद जो सर्जरी अकर इन दिस स्टेज, इस स्टेज में आप सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं, यानी सर्जरी आप इस स्टेज में, तीसरे स्टेज में कर सकते हैं। अगर हम चौथे स्टेज की बात करें तो जो चौथा स्टेज है वो मेडुलरी स्टेज है। मेडुलरी स्टेज में क्या है, रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी फेल्योर हो सकता है। ये जो आपका मेडुलरी स्टेज पैरालिसिस है, मेडुलरी पैरालिसिस का मतलब ये होता है इट मे बी काज डेथ, इंसान की चौथे स्टेज में डेथ होने की संभावना रहती है। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी यानी आपका जो रिस्पायरेशन सिस्टम है और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रक्त संचार है वो फेल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये ड्यू टू द डिप्रेस ऑफ वाइटल मेडुला एंड ब्रेन, आपका ब्रेन पूरी तरीके से डिप्रेस हो सकता है, पूरी तरीके से अवसाद में जा सकता है और दोबारा आपकी मेमोरी कभी कभी क्या होता, दोबारा मेमोरी नहीं आती है, लॉस ऑफ कंप्लीट मेमोरी। कभी कभी इंसान की कंप्लीट मेमोरी चली जाती है और इंसान को दोबारा होश नहीं आता है, या आप ये कह सकते हैं कि इंसान जो है कॉन्शियस में नहीं आ पाता है कभी कभी। ये चौथे स्टेज की बात हो रही है। ऐसे स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पैरालिसिस। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फॉल इन बीपी, बीपी पूरी तरीके से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ये बात भी आपको समझना है। अब खास बात ये है कि जो जनरल एस्थेटिक है
वो उनकी क्या खासियत होना चाहिए जो जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करें, यानी प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक आइडियल एनेस्थेटिक। आइडियल एनेस्थेटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो भी हम बहुत ही ईजी में आप भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शुड बी प्रोड्यूस कंप्लीट सेंसेशन लॉस। ये जो जनरल एस्थेटिक है इसको यूज करने के पश्चात क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस जो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपकी बॉडी की जो चेतना है, जो संवेदना है, वो पूरी तरीके से लॉस होना जाना चाहिए। यानी पूरी तरीके से कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, कुछ एक समय अंतराल के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए क्या है उसका सेंस चला जाना चाहिए, यानी जो चेतना है वो हट जाना चाहिए ताकि सही से सर्जरी हो सके। अब ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है लेटा है सर्जरी के लिए, एनेस्थीसिया देने के बाद भी जो है उसको सेंस आ रहा है ना। जैसे ही आप कुछ सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं वो अपना पैर खींच लेता है, अपना करवट ले लेता है, या जो है वो उल्टा जो है लेट जाता है, या सर हिलाने लगता है, या हाथ खींच लेता है, या आपको डिस्टर्ब करता है। ऐसे कंडीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा जनरल एनेस्थेटिक होना चाहिए जो कंप्लीट सेंस को कुछ समय के लिए पूरी तरीके से, यानी आधा सेंस ना हो कि आधा सेंस में हो आधा सेंस में ना हो, कंप्लीट सेंस को जो है लॉस होना चाहिए और पेन नहीं होना चाहिए, पेन ऑफ लॉस, और पूरी तरीके से पेन जो दर्द है उसको खत्म हो जाना चाहिए। टेम्पोररी एमनेसिया, कुछ समय के लिए उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जानी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 2.5 घंटे के लिए। और क्या पॉइंट होना चाहिए और क्या खासियत होना चाहिए जनरल एस्थेटिक में, शुड इंड्यूस स्मूथ एंड रैपिड इफेक्ट फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जो है इसका इफेक्ट होना चाहिए और रैपिड एक्शन होना चाहिए। रैपिड मतलब तुरंत एक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने जनरल एस्थेटिक दिया है वो अगले 6 दिन बाद काम करेगा, तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी हो पाना संभव नहीं है। तीसरी पॉइंट क्या है, कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ द रिफ्लेक्सेस एंड स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन। क्या है, कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो भी बॉडी के सेंसेशन है, जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी ऑटोनॉमिक सिस्टम के द्वारा जो रिफ्लेक्सेस मिल रहे हैं उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना चाहिए, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देना चाहिए ताकि सही से सर्जरी हो सके। उसके बाद शुड बी प्रोटेक्ट एट लो डोजेस, यानी कुछ लो डोज में भी काम करना चाहिए, एंड प्रोड्यूस द इजिली कॉन्शियसनेस, एंड जो है तुरंत यानी कुछ ही समय में जो है इंसान कॉन्शियस, अगर कुछ पर्टिकुलर समय के बाद इंसान कॉन्शियसनेस में आ जाए, उसको होश आ जाए, आफ्टर यूज एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, किसी तरह का कोई बिना साइड इफेक्ट के उस दवा के कुछ सर्जरी होने के बाद या पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर प्लेस पे सर्जरी होने के बाद इंसान को होश आ जाए, इंसान को कॉन्शियसनेस में आ जाए। शुड हैव वाइड ट्रांस थेराप्यूटिक, शुड हैव वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड हाई सेफ्टी। उस जो जनरल एस्थेसिया है उसका हाई थेराप्यूटिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जो उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए, उसके पॉजिटिव इफेक्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसकी सेफ्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि एनेस्थेसिया देने के बाद इंसान होश में ही नहीं आ रहा है, या उसका सेंसेशन लॉस नहीं हो रहा है, या उसको जो है बहुत एनेस्थीसिया लेने के बाद आँख ही नहीं खुल रही है, या उसका पैर ही नहीं उठ रहा है, या उसका पेट ही नहीं जो है पेट फूल रहा है, या पेट दब रहा है, या इस तरीके से कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, शुड नॉट शो द एनी इंटरैक्शन और एडवर्स इफेक्ट। जो ये एनेस्थीसिया है ये किसी भी ड्रग्स के साथ कोई भी इंटरैक्शन या कोई भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। शुड बी नॉन इरिटेटिंग, यानी जो एनेस्थीसिया है आपका वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई इरिटेशन काज नहीं करना चाहिए। इजी टू एडमिनिस्टर्ड, और आसान तरीके से इसको आप एडमिनिस्टर कर सके पेशेंट को, ऐसा होना चाहिए। एग्रीएबल ऑर्डर होना चाहिए, यानी अच्छा ऑर्डर होना चाहिए, और टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा टेस्ट और ऑर्डर ना हो कि पेशेंट लेते समय या इनहेल करते समय या यूज खाते समय या इंजेक्शन लगाते समय उसको स्मेल आए और उसको बदबू मारे, वो कहे हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, पेशेंट जो है घबरा जाए, नाराज हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो सर्जरी कैसे करेंगे आप, है ना। चलते फिरते सर्जरी तो होगी नहीं, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, इसलिए जो है आपको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है, शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड शुड नॉट प्रोड्यूस द वोमिटिंग एंड नोजिया। ये जो है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए जो आपका जनरल एनेस्थीसिया है, और शुड नॉट प्रोड्यूस द वोमिटिंग, किसी तरीके से कोई उल्टी या इस तरीके से कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, नोजिया नहीं आना चाहिए। उसके बाद इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स शुड नॉट बी इन्फ्लामेबल,
कोई ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। यानी जो एनेस्थेटिक जो आपका एजेंट है वो ज्वलनशील ना हो, इन्फ्लामेबल ना हो, यानी कोई भी ज्वलनशील ना हो, ज्वलन क्रिएट ना करे। एक्सप्लोसिव गैसेस और गैस को लेकर के जो गैसेस हैं वो ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील। यानी पता लगा उसको इनहेल किए और पता लगा रिस्पायरेटरी ट्रैक पूरा जल गया, पता लगा सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, या पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, लास्ट पॉइंट में हम क्या समझेंगे, लास्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट शुड बी अनएक्सपेंसिव एंड नॉन रिएक्टिव विद अदर ड्रग्स एंड इक्विपमेंट। ये क्या है, अनएक्सपेंसिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। आपका जो एजेंट्स है, जो ड्रग्स है, आसान तरीके से मार्केट में मिल जाए। दूसरा, नॉन रिएक्टिव, किसी भी ड्रग्स के साथ रिएक्शन ना करे। तीसरा, ड्रग्स जो है जो जो आपका ड्रग्स है वो किसी इंग्रेडिएंट के साथ, किसी केमिकल एंटिटी के साथ, किसी मॉइटी के साथ रिएक्शन ना करे, और किसी इक्विपमेंट के साथ भी रिएक्शन ना करे, और बहुत अच्छे से लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ संवेदना, रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी को अंजाम दे सके, ताकि सही से सर्जरी हो सके। ऐसे एजेंट को हम एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। ये इसके कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, और उसकी 4 स्टेजेस हैं जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। पहला है एनाल्जेसिया, दूसरा है डेलीरियम, तीसरा है सर्जिकल एनेस्थीसिया, चौथा जो है वो क्या है, मेडुलरी पैरालिसिस। तो इस तरीके से ये है, और इससे रिलेटेड जो भी एसएआर है उसको हम अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड जो आपकी सिंथेसिस है वो आपको जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस पर, और पूरी तरीके से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। आज का ये था हमारा वीडियो जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज जनरल एस्थेटिक एजेंट। इसके विषय में इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिटेल किया, ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप इसको देख पा रहे हैं, ये इसका जो है हमने जो जनरल एस्थेसिया है उसका जो है आपको स्टेज बताने की कोशिश की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट्स कैसे होते हैं उनके विषय में मैंने बताने की कोशिश की। ये जो है क्लासिफिकेशन है, बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप का है, इनहेलेशन है, इंट्रावेनस में है, और बेसल पार्ट में हम इसको इन करते हैं। इनहेलेशन की अगर बात करें तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है गैसियस, दूसरा है वोलाटाइल लिक्विड। पहला क्या है, जो गैसियस फॉर्म में जो ड्रग्स पहले आते थे, पहले यूज होता था पुराने समय में, आज तो नई नई ड्रग्स आ गई हैं जिनका बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत तेजी से पर्टिकुलर समय के लिए होता है, यानी संवेदना और चेतना कुछ समय के लिए बहुत तेजी से लॉस होता है, और आसानी से आप सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं। गैसियस फॉर्म में नाइट्रस ऑक्साइड है, साइक्लोप्रोपेनॉन है, वोलेटाइल लिक्विड में हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजनेटेड और हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन होंगे, कार्बन होगा, और हाइड्रोजनेटेड का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें कुछ जो है हाइलाइट ग्रुप भी होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म है, उसके बाद इन्फ्लुरेन है, हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है। ईथर्स में आपका जो है स्प्लोरेन है, डाइथाइल ईथर है, विनाइल ईथर है। एल्कोहल का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जो ट्राइक्लोर इथेनॉल है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें जो इंट्रावेनस है, इंट्रावेनस में 2 पार्ट है, बारबिचुरेट्स है और अदर्स है। बारबिचुरेट में मेथोहेक्सिटल है, थायोपेंटल सोडियम है, हेक्सोबारबिटल है, और अदर्स में क्या है, मेडाजोलम है, कीटामाइन है। और बेसिकली जो आपका मेडाजोलम जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो फिनाइल जो आपका फेनेसाइक्लिडीन का है, मॉर्फिन ओपाइड एनाल्जेसिक कैटेगरी का है। उसके बाद प्रेग्निसोलोन जो है स्टेरॉइड कैटेगरी का है। उसके बाद एजी जो आपका एजीपोजोल है जो अल्फा एडेनर्जिक एगोनिस्ट है। उसके बाद प्रोफॉल है जो आपका जो है ये क्या है, अदर्स में है। तो इस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन और स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, उसके बाद उसका आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होना चाहिए और क्या खासियत होना चाहिए आपका एनेस्थेटिक एजेंट में, ड्रग्स में, जिसकी वजह से आप उसको प्रेफर करेंगे, उसको आप लाइक करेंगे और उसको आप मेडिकल पर्पस में यूज करेंगे सर्जरी के लिए। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लेते हैं जनरल एस्थेटिक का मेन पर्पस क्या होता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी। कुछ पर्टिकुलर समय के लिए इंसान की याददाश्त जो है वो खो जाए, कुछ 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए, और उसकी संवेदना
और चेतना भी कुछ समय के लिए जो है गायब हो जाए, जिससे कि उसको कोई भी पेन ना हो, कोई भी सेंसरी रिफ्लेक्सेस उसके काम ना करें, ताकि उसको कोई समस्या ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ एनास्थेटिक एजेंट, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एनास्थेटिक एजेंट। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ट्राई करेंगे, इसको बातचीत करेंगे इसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में, और इसका जो है सिंथेसिस के विषय में पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें, और जो है इसको आगे की जो इससे रिलेटेड वीडियो है आपको बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।